देखो लाइट रिएक्शन ना हम नोट से पढ़ चुके हैं, एक बार एनसीईआरटी से देख लो। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? Light reactions or the photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release and the formation of high energy chemical intermediates that is ATP and NADPH। हमें पता है लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन से थे लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट? ATP और NADPH। अब लाइट रिएक्शन का एक और नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या है लाइट रिएक्शन का एक और नाम? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहला लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? लाइट का अब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या होगा? वाटर की स्प्लिटिंग होगी। क्या होगा? वाटर की स्प्लिटिंग। आ रहा है कुछ याद? वाटर हमने तोड़ा था 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 में। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का एक और नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा? सबसे पहले लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा, दूसरा वाटर की स्प्लिटिंग होगी। उसके बाद यहीं पे क्या होगा? ऑक्सीजन का रिलीज। क्यों? वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो कितनी ऑक्सीजन निकली थी? हाफ O2, है ना। तो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी और फिर हमें मिला था ATP और NADPH। ATP और NADPH क्या होते हैं? हाई एनर्जी केमिकल्स। ATP और NADPH क्या होते हैं? हाई एनर्जी केमिकल्स होते हैं। अब कैसे होता है ATP में एनर्जी? बताया था मैंने बायोमोलिक्यूल्स में, याद है किसी को? ATP जो है उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, याद है किसी को? जैसे ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही है ना। यानी इसमें क्या होगा? एक तो यहाँ पे होगी शुगर, क्या होगी बीच में? शुगर होगी, है ना। शुगर के ऊपर क्या लगा होगा? नाइट्रोजनस बेस, है ना। और यहाँ पे लगे होंगे फॉस्फेट। ATP है तो कितने फॉस्फेट लगे होंगे? 3, है ना। 1, 2 और 3। अब फॉस्फेट पे चार्ज बताओ कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। PO4 3 नेगेटिव, है ना। अब मान लो पहले एक फॉस्फेट था, अब अगर मेरे को दूसरा और फॉस्फेट लेके आना तो उस पे भी चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी? रिपल्शन। क्या होगी? रिपल्शन। तो क्या वो फॉस्फेट यहाँ पे आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा ना। तो ये रिएक्शन हमें जबरदस्ती करवानी है, जबरदस्ती इसका बॉन्ड बनवाना है। तो हमें यहाँ से देनी होगी एनर्जी। क्या देनी होगी? एनर्जी। जब हम एनर्जी देंगे तो इस फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा, यानी इस बॉन्ड में क्या स्टोर्ड है? एनर्जी। क्या स्टोर्ड है इस बॉन्ड में? एनर्जी स्टोर्ड है। अब एक और फॉस्फेट हमें लेके आना, तो यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा और उसके लिए भी हमें देनी होगी एनर्जी देनी होगी। तो ये फॉस्फेट जब बन रहे हैं तो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, तो जब ये फॉस्फेट के बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए हम ATP को क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी केमिकल। क्या बोलेंगे? हाई एनर्जी केमिकल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड्स में क्या स्टोर है? एनर्जी स्टोर है। ये बात समझ। अब उसके बाद देखो, several protein complexes are involved in the process. The pigments are organized into 2 discrete photochemical light harvesting complexes within the photosystem 1 and photosystem 2. अब क्वेश्चन यूं आता है, क्या इस लाइट रिएक्शन के अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं? लाइट रिएक्शन में क्या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं? हैं, बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है लाइट रिएक्शन में। जैसे हमने देखा था ना, पीओफाइटिन हो गया, ये सब क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में बहुत सारे मैं ये डाल दूंगा कि आपने अभी बताया कि मैं फॉस्फेट को एनर्जी देती तो वो बोल नहीं देता, तो फिर एनर्जी का गेन क्या होगा? तो वो तो स्टेबल है ना, जितने हमने फॉस्फेट का बॉन्ड बनाने में एनर्जी दी उतनी चीजें भी वापस मिलेगी। जब वो फॉस्फेट का बॉन्ड बनता है तो उसने एनर्जी ले ली। ठीक है, हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी, वो एनर्जी स्टोर हुई है इस फॉस्फेट के बॉन्ड में। खाना खाया, सारी एनर्जी एकदम से तो यूज नहीं करते ना। जैसे 38 ATP बने, वो ATP क्यों बनते? हमने एनर्जी बहुत सारी बना ली पर एकदम से यूज नहीं करेंगे, तो उस एनर्जी को हम स्टोर करके रखते हैं ATP की फॉर्म में। खाना खाया, एनर्जी आई, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया इन बॉन्ड्स में। अब जब भी जरूरत होगी तोड़ो और यूज कर लो। नहीं, जितनी हमने डाल ली है, जितनी फॉस्फेट के बॉन्ड में डाली है उतनी टूट टूट के हमें मिल जाएगी जब भी जरूरत है। अब जैसे मैं बैठी रहूं, कुछ नहीं कर रही, तो मेरे ATP यूं ही पड़े रहेंगे, है ना। हालांकि ब्रेन काम कर रहा है तो ब्रेन में यूज होते रहेंगे ATP, लेकिन अगर कोई मूवमेंट करूंगी, बोलूंगी, तो वो ATP के बॉन्ड टूटते रहेंगे और मेरे को एनर्जी मिलती रहेगी। जब भी मैंने खाना खाया,
खाना खाया तो मैंने उस एनर्जी को स्टोर कर लिया एटीपी की फॉर्म में, फिर काम करूंगी तो वो बॉन्ड टूटते रहेंगे और मेरे को एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो पहली बात तो क्या है कि लाइट रिएक्शन में प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है। दूसरा क्या है कि लाइट रिएक्शन के अंदर आएगा हमारे पास फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। क्या आएगा? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब जो फोटो सिस्टम है उसके दो पार्ट बताए थे। क्या क्या थे दो पार्ट? एक तो था एंटीना मॉलिक्यूल और एक था रिएक्शन सेंटर। एलएचसी किसको बोल रहे थे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था ना एलएचसी। कौन ले रहा था, एंटीना या रिएक्शन सेंटर? एंटीना। कौन ले रहा था? एंटीना ले रहा था। तो एंटीना का एक और नाम क्या है? एलएचसी। एलएचसी मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि लाइट रिएक्शन के अंदर एक होगा एलएचसी। क्या होगा? एलएचसी। एलएचसी मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एंटीना बोलते हैं। अभी एलएचसी प्रेजेंट होगा फोटो सिस्टम 1 में भी और फोटो सिस्टम 2 में भी, यानी लाइट रिएक्शन में दोनों इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है और फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व है, और उनके पास है खुद का एलएचसी। एलएचसी मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो लाइट को खींचेगा। These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है ना, उसका नाम हमने यूं नहीं दिया हुआ कि पहले 1 काम करेगा फिर 2 काम करेगा। इस हिसाब से काम नहीं दिया हुआ कि जो पहले काम करेगा उसका नाम 1 दे दिया, जो बाद में काम करेगा उसका नाम 2 दे दिया। ऐसे इनकी नेमिंग हमने नहीं की। हमने इनकी नेमिंग किस बेसिस पे की है कि पहले डिस्कवर हुआ था फोटो सिस्टम 1 तो उसका नाम दे दिया 1, बाद में डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम 2 तो उसका नाम दे दिया फोटो सिस्टम 2। तो इनका नाम हमने किस बेसिस पे दिया है? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे नहीं दिया हुआ, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे दिया है। द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन। अब जो LHC है ना हमारा, LHC मतलब एंटीना मॉलिक्यूल है ना, LHC जो है वो हमारा हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ है। उसमें बहुत सारे क्या जुड़े हुए हैं? पिगमेंट मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और उन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के साथ लगे हुए हैं प्रोटीन। क्या लगे हुए हैं? तो क्वेश्चन यूं आ सकता है कि क्या LHC के अंदर सिर्फ पिगमेंट होते हैं? LHC में सिर्फ पिगमेंट नहीं होते, पिगमेंट के साथ साथ और क्या होगा? प्रोटीन भी होंगे। क्या होंगे? और प्रोटीन भी होंगे। ठीक है, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। अब हर एक जो फोटो सिस्टम है उस फोटो सिस्टम के अंदर सारे पिगमेंट्स होंगे एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एंटीना। और ये जो है ये क्या बना देगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना देगा, और उसका एक और नाम क्या है? एंटीना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि फोटो सिस्टम में सारे पिगमेंट्स सिर्फ क्या नहीं है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light। ये उस दिन भी बताया था क्लास में कि यहाँ पे सारे पिगमेंट प्रेजेंट हैं। सारे पिगमेंट प्रेजेंट है तो अलग अलग लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं ना। अब अगर कोई एक ही पिगमेंट होगा तो वो तो मान लो सिर्फ ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो बाकी लाइट तो वेस्ट चली गई। तो इसके अंदर क्या है? सारे पिगमेंट प्रेजेंट हैं, सारे प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे? लाइट को, अलग अलग लाइट को भी ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, हर तरीके की लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। देखो जो LHC है एंटीना मॉलिक्यूल, उसमें और तो सारे पिगमेंट है, बस उसमें क्लोरोफिल ए नहीं है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा रिएक्शन सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट होगा? रिएक्शन सेंटर में। तो वो क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल होगा रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग होता है। रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग क्यों है? प्रोटीन, हाँ, वेवलेंथ क्यों ऑब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि अलग अलग प्रोटीन है दोनों में। ठीक है, PS1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन अब्जॉर्प्शन पीक। यहाँ पे अब्जॉर्प्शन पीक कितने पे आएगी? 700 पे। और दूसरे में PS2 में आएगी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 680 नैनोमीटर। ठीक है, एक बार बताओ मेरे को, सारी बातें बताओ जितनी देखी हमने। लाइट रिएक्शन देख रहे हैं ना? पहले बताओ लाइट रिएक्शन का एक और नाम अपनी नोटबुक में लिखते रहो साथ साथ। क्या होगा एक और नाम? फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का एक और नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में सबसे पहले लाइट अब्सॉर्ब होगी। सबसे पहले क्या होगी? लाइट अब्सॉर्ब।
अब लाइट अब्सॉर्ब के होने के बाद वहां पे होगी वाटर की स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन रिलीज। और यहाँ पे हाई केमिकल एनर्जी के कंपाउंड बनते हैं। दो कंपाउंड कौन कौन से हैं? एटीपी बनेगा और NADPH बनेगा। ठीक है, ये होगी लाइन हमारी पहली। तो उसके बाद क्या था? फिर वो आ जाते हैं रिएक्शन PS1 हाँ, अब लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन में PS1 भी होगा और PS2 भी होगा। अब PS1 और 2 को हमने इस हिसाब से नाम नहीं दिया हुआ कि पहले ये काम करेगा तो इसका नाम 1 दे दिया, ये काम करेगा तो बाद में इसका 2 दे दिया। नहीं, पहले ये डिस्कवर हुआ था, फिर ये डिस्कवर हुआ, इसीलिए इसका नाम 1 और इसका नाम 2। ठीक है, अब दोनों में दो चीजें प्रेजेंट होंगी। एक होगा LHC और एक होगा रिएक्शन सेंटर, है ना। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सारे पिगमेंट होंगे, बस एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का नहीं होगा। पर रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होगा एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए का बस एक ही मॉलिक्यूल होता है। कहाँ पे? LHC का एक और नाम एंटीना मॉलिक्यूल। क्या होगा एक और नाम? एंटीना मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमने पढ़ा है लाइट रिएक्शन में। PS2 में भी सब होगा, लेकिन क्या PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है और PS1 का रिएक्शन सेंटर दोनों सेम होंगे? अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो ऑब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, जबकि PS2 ऑब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। इसीलिए PS1 के रिएक्शन सेंटर में क्या लिखेंगे? P700, जबकि PS2 में क्या लिखेंगे? P680 लिखेंगे। ठीक है, देखो ये हमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है। इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। अब पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या अब्सॉर्ब करेंगे? लाइट। लाइट का जो एक पैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। ठीक है, अब यहाँ से ये लाइट किसको देगा? रिएक्शन सेंटर को। किसको देगा? रिएक्शन सेंटर को। ये यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये दिखाया है। अब उसके बाद रिएक्शन सेंटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। किसको देना? एक्सेप्टर को। ठीक है, बताना प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? फियोफाइटिन। कौन था प्राइमरी एक्सेप्टर? फियोफाइटिन। ना वो एक बार ये सोच रही थी ना कि वो करा दिया तो यहाँ से कर लेते एक बार। इसमें नाम तो नहीं दिया हुआ इन्होंने। हाँ, 1 मिनट रोक दो। जहां पर NADPH बना था वहां तक समझ आ गया था उस दिन? बताना एक बारी। सबसे पहले क्या था? फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2? देख देख के बता दो। सबसे पहले क्या था? फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 2 जो है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा? 680 की, है ना। अब उसने लाइट अब्सॉर्ब की, साथ में होगी वाटर की स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो क्या निकले? 2 H पॉजिटिव और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, या तो एक ऑक्सीजन का आइटम बोलो या फिर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको? प्राइमरी एक्सेप्टर को। तो क्वेश्चन यूं आ सकता है कि PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन लिए, पर इससे अगला जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, वो लेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो स्ट्रोमा से ले लेगा हाइड्रोजन H पॉजिटिव और यहाँ से आए इलेक्ट्रॉन। तो प्लास्टोक्विनोन ने हाइड्रोजन लेके क्या बना दिया? PQH2। पर इससे अगला जो है प्लास्टोसाइनिन, वो तो हाइड्रोजन नहीं ले सकता, वो तो क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन ही लेगा, है ना। तो प्लास्टोक्विनोन जो है वो किस में टूट गया? PQ में अलग और H2 में अलग। फिर यहाँ से 2H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बने थे। फिर इसके बाद क्या था? साइटोक्रोम B6F था, है ना। साइटोक्रोम B6F ने क्या लिए? इलेक्ट्रॉन लिए। ये इलेक्ट्रॉन आगे देगा किसको? प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन किसको देगा? PS1 को। हाँ, PS1 को, जो अब्सॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको? क्लोरोफिल X या A नोट को।
लेकिन क्वेश्चन ये अगर मैं पूछूं तुमसे कि PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? क्लोरोफिल एक्स PS1 के आगे क्लोरोफिल एक्स या नोट तो है, लेकिन प्राइमरी एक्सेप्टर हम बोलेंगे FeS FD को, आयरन सल्फर और फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? ये कॉम्प्लेक्स FeS और FD कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? ये FeS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहां से आगे क्या प्रेजेंट है? NADP प्लस। NADP प्लस स्ट्रोमा से क्या लेगा? H पॉजिटिव दो और ऊपर से लेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बन गया? NADPH प्लस H पॉजिटिव। अब NADPH तो बन गया, पर क्या कहीं ATP बना है? नहीं बना, पर लाइट रिएक्शन में तो दो प्रोडक्ट होते हैं, एक तो ATP होता है और एक NADPH होता है, पर ATP तो नहीं बना अब तक। अब ATP बनाएंगे। देखो ये देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 का कौन है? FeS। क्लोरोफिल एक्स या नॉट नहीं है, कौन है एक्सेप्टर? FeS है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरोडॉक्सिन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, जो कि इनिशियल एक्सेप्टर है PS1 का। फिर इलेक्ट्रॉन फाइनली जाएंगे NADP प्लस के पास, जो स्ट्रोमा से H पॉजिटिव लेगा और बना देगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये लास्ट लेक्चर में सब बता दिया था। ठीक है, अब देखो जो सीक्वेंस है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, पहले कहाँ पे थे? PS2 के पास। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं, नीचे आए हैं? ऊपर गए, तो हम बोलेंगे अपहील ट्रांसपोर्ट हुआ है। कैसा ट्रांसपोर्ट? अपहील, मतलब ऊपर चढ़े इलेक्ट्रॉन और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, यानी फियोफाइटिन के पास गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे आए, तो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हुआ। और डाउन हिल कहाँ पे आए थे? PS1 के पास। ठीक है, और फिर से ऊपर चढ़ गए थे, फिर से ट्रांसपोर्ट कैसा हुआ? अपहील ट्रांसपोर्ट हुआ। और अपहील ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? आयरन सल्फर फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे आ गए थे, किसके पास? NADP के पास, और फाइनली बन गया था NADPH प्लस H प्लस बन गया था। तो इस स्कीम को बोलते हैं Z स्कीम। क्या बोलेंगे इसको? Z स्कीम बोलेंगे। हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थे, है ना, इससे गए प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, तो ये अपहिल है ना। हाँ, फियोफाइटिन के पास गए तो अपहिल। उसके बाद फिर से नीचे आए PS1 के पास, ये था PS2 और ये है PS1। अब फिर से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, पर यहाँ प्राइमरी एक्सेप्टर है FeS FD कॉम्प्लेक्स, है ना। और फिर से इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके पास? NADP के पास। किसके पास आएंगे? NADP के पास। ठीक है, तो अपहिल डाउनहिल अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अपहिल डाउनहिल अपहिल, ऐसा ट्रांसपोर्ट है, तो इसको बोलेंगे Z। M बन गया, पर Z स्कीम बोलते हैं, अपहिल डाउनहिल अपहिल। ठीक है, कौन सी स्कीम है? Z स्कीम है। क्या है स्कीम का नाम? Z स्कीम है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बहुत आता है क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय PS2 इज रिप्लेस्ड बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो ये जो PS2 है, ये ऊपर क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इसके तो खत्म हो जाएंगे, इसने एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बार बार इसके इलेक्ट्रॉन की रिप्लेसमेंट कौन करता है? वाटर। कौन करेगा? वाटर। वाटर का यहाँ पे हो रहा है फोटोलिसिस। क्या हो रहा है? फोटोलिसिस। फोटो मतलब लाइट और लिसिस मतलब टूटना, है ना, स्प्लिट होना। तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को बार बार रिप्लेस किया जाएगा बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, की पानी टूटेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा। आइए बात समझ, इंपॉर्टेंट है लाइन बहुत। कहाँ पहुंच गए? देखो, 2 प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन एंटर इनटू ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड। अब जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है और जो 2 प्रोटॉन निकले हैं, वो चले जाएंगे थैलेकोइड के ल्यूमेन में। देखना एक बार यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो चले गए रिएक्शन सेंटर के पास, और ये जो H पॉजिटिव है ये चले जाएंगे थैलेकोइड के ल्यूमेन में, और ऑक्सीजन भी चली जाएगी थैलेकोइड के ल्यूमेन में। अब यहाँ ये जो H पॉजिटिव ले रहा था PQ, ये ले रहा था स्ट्रोमा से,
और ये वापस से जब टूटा H पॉजिटिव में, तो ये भी कहाँ पे गए थे? थैलेकॉइड के ल्यूमेन में, है ना। तो बताओ ल्यूमेन के थैलेकॉइड में तो H पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रोमा में H पॉजिटिव कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि NADP ने भी कहाँ से लिया था H पॉजिटिव? स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा में तो H पॉजिटिव कम हो रहे हैं और थैलेकॉइड के ल्यूमेन में H पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं। तो अब तुम बताओ, क्या यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं बन गया? H पॉजिटिव का ग्रेडियंट बन गया ना यहाँ पे। और हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब ग्रेडियंट बनता है और फिर वो ग्रेडियंट जब टूटेगा तो क्या बनेगा? ATP। क्या बनेगा? ATP। की H पॉजिटिव का ग्रेडियंट बन गया और जब ग्रेडियंट टूटेगा तो क्या बनेगा? ATP बनेगा। ठीक है, यहाँ ग्रेडियंट क्यों बना? क्योंकि H पॉजिटिव जा रहे हैं कहाँ पे? थैलेकॉइड के ल्यूमेन में और कम हो रहे कहाँ से? बताओ, कम कहाँ से हो रहे? सारे H पॉजिटिव स्ट्रोमा से ले रहे, तो कम वहां पे हो रहे हैं। ठीक है। During downhill flow of electron, large amount of energy is released. This energy is used to create proton gradient, which forms the basis of ATP synthesis. जब डाउनहिल मूवमेंट होती है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का यूज किया जाता है प्रोटोन ग्रेडियंट बनाने के लिए। प्रोटोन ग्रेडियंट मतलब H पॉजिटिव का ग्रेडियंट बनाने के लिए। और जब H पॉजिटिव का ग्रेडियंट टूटेगा तो हमें मिलेगा ATP। क्या मिलेगा? ATP मिलेगा। बस यूं समझो, ATP बनने के लिए प्रोटोन का ग्रेडियंट होना जरूरी है और वो प्रोटोन का ग्रेडियंट जब टूटेगा तो बनेगा ATP। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट वाज प्रपोज्ड बाय पीटर मिशेल। अब क्लोरोप्लास्ट में बनता है ATP। ATP कहाँ बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। और ये बात बताई थी पीटर मिशेल ने। किसने बताई थी? सुना है इनका नाम पहले? पीटर मिशेल ने दिया था केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या दिया था? केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी इन्होंने ही दिया था और ATP क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, ये बात भी इन्होंने ही बताई थी। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस believes that ATP synthesis in chloroplast is linked to proton gradient which is created in the lumen of thylakoid। वही बताया कि ATP बनने के लिए प्रोटोन ग्रेडियंट का होना जरूरी है। प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? एक जगह H पॉजिटिव ज्यादा और एक जगह H पॉजिटिव कम। ठीक है। अब प्रोटोन ग्रेडियंट क्लोरोप्लास्ट में क्यों बना? देखो, पहला रीजन क्या है? जब वाटर का फोटोलिसिस हुआ था, फोटोलिसिस क्यों हो रहा है? ताकि PS2 के इलेक्ट्रॉन को बार बार रिस्टोर किया जा सके। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो प्रोटॉन और ऑक्सीजन रिलीज हुए थे उनको रिलीज कर दिया गया था ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। देख चुके हम कि जो वाटर टूटा था उसके इलेक्ट्रॉन तो ले लिए थे रिएक्शन सेंटर ने और H पॉजिटिव और ऑक्सीजन चले गए थे ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। H पॉजिटिव और O2 कहाँ गए थे? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में गए थे। दूसरा, when electron is transferred from primary electron acceptor of PS2 to plastoquinone, which is a hydrogen acceptor, it takes proton from stroma to form hydrogen, but when electron from plastoquinone is transferred to cytochrome B6F complex, which is an electron acceptor, the proton of hydrogen are released into lumen of thylakoid। ये रीजन भी हमें पता है। देखना, यहां से वाटर टूटा तो H पॉजिटिव और ऑक्सीजन कहाँ गए? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। तो H पॉजिटिव इकट्ठे हो गए ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। अब थियोफाइटिन ने लिए थे इलेक्ट्रॉन, पर इससे आगे क्या था? प्लास्टोक्विनोन जो है उसने H पॉजिटिव लिए स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा में तो H पॉजिटिव कम हो गए, है ना। लेकिन PQH2 जो बना था वो काफी नहीं हमारे लिए, क्योंकि साइटोक्रोम B6F को तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको फिर से टूटना पड़ा 2H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में। तो ये H पॉजिटिव फिर से कहाँ गए? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। तो यही बताया गया है उस पूरी लाइन में कि ये जो प्रोटॉन गए हैं, एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से और दूसरे प्लास्टोक्विनोन के टूटने से। प्लास्टोक्विनोन और हाइड्रोजन का जो कॉम्प्लेक्स बना था उसके टूटने से वो हाइड्रोजन कहाँ पे इकट्ठे हो गए? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में इकट्ठे हो गए। तो प्रोटोन ग्रेडियंट बन रहा है ना इसकी वजह से। अब थर्ड रीजन है, फाइनली व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू NADP इट आल्सो टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू रिड्यूस एज NADPH। ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने में तीन चीजों का रोल है। पहला तो वाटर की
स्प्लिटिंग, दूसरा प्लास्टोक्विनोन वाला कि उसने स्ट्रोमा से लिए और थैलेकॉइड के ल्यूमेन में छोड़ दिए, है ना। और तीसरा NADP, NADP ने स्ट्रोमा से लिए हैं और बना दिया NADPH प्लस H प्लस। तो इससे ओवरऑल क्या हुआ, स्ट्रोमा में कम हो गए, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में बढ़ गए, तो इससे बन गया प्रोटोन ग्रेडियंट। Creation of proton gradient is important because when gradient is broken, energy is released and it is utilized for the formation of ATP. हमने प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना लिया, अब वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होगी तो उससे हम बना लेंगे ATP। क्या बना लेंगे, ATP बना लेंगे। The proton gradient is broken when proton enter into stroma through ATPase complex consisting of F0 F1 पार्ट्स। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट में देखो ज्यादा प्रोटॉन कहाँ पे है, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में, कम कहाँ पे है, स्ट्रोमा में। तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएंगे, है ना। तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है F0 F1 कॉम्प्लेक्स। क्या प्रेजेंट होगा, और F0 F1 के पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, ATPase। क्या होता है एंजाइम का नाम, ATPase। पहली बार तो नहीं सुन रहे ना F0 F1 ATPase, रेस्पिरेशन में पढ़ा है। One ATP is generated when two proton passes through this particle. Therefore, one molecule of oxygen evolved. 4 molecules of ATP are produced. ये समझ लो। देखो ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट का ये सारा पार्ट क्या होगा, स्ट्रोमा। ये क्या होगा, स्ट्रोमा। यहाँ पे थैलेकॉइड, ये है थैलेकॉइड का ल्यूमेन। अब इस ल्यूमेन में टोटल H पॉजिटिव इकट्ठे हुए हैं 4। कितने H पॉजिटिव इकट्ठे हुए हैं, 4 H पॉजिटिव इकट्ठे हुए। ये कहाँ से आए हैं, 2 H पॉजिटिव आए हैं वाटर की स्प्लिटिंग से और 2 H पॉजिटिव आए हैं प्लास्टोक्विनोन से। क्योंकि क्या था हमारे पास PQH2, PQH2 टूट गया था PQ में प्लस 2 H पॉजिटिव में। अब ये 2 H पॉजिटिव कहाँ गए थे, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। कहाँ गए थे, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। अब थैलेकॉइड से ये आएंगे स्ट्रोमा में। कहाँ आएंगे, स्ट्रोमा में। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया ना कि थैलेकॉइड में H पॉजिटिव ज्यादा, स्ट्रोमा में H पॉजिटिव कम। प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया तो अब ल्यूमेन से आएंगे स्ट्रोमा में। यहाँ पे प्रेजेंट है F0 F1 कॉम्प्लेक्स। क्या प्रेजेंट है, अब इनके पास होता है ATPase एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, ATPase। नाम से ही पता चल रहा है ये किसका सिंथेसिस करवाएगा, ATP का। किसका सिंथेसिस करवाएगा, ATP का। अब इस कॉम्प्लेक्स के पास टोटल कितने H पॉजिटिव पहुंचे हैं, 4। कितने H पॉजिटिव पहुंचे, 4 H पॉजिटिव पहुंचे। हमें पता है एक ATP बनाने के लिए कितने H पॉजिटिव चाहिए, 2 H पॉजिटिव चाहिए। हमारे पास H पॉजिटिव कितने हैं, 4। तो ATP कितने बनेंगे, 2। कितने ATP बनेंगे, 2। मतलब कि अगर एक वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तो एक वाटर की स्प्लिटिंग से कितने ATP बनते हैं, 2। एक वाटर की स्प्लिटिंग से कितने ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। लेकिन जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्सीजन कितनी रिलीज होती है, हाँ बताओ। वाटर की स्प्लिटिंग से H पॉजिटिव कितने, 2। ऑक्सीजन कितनी, हाफ। ऑक्सीजन कितनी, हाफ निकलती है। अब एक वाटर की स्प्लिटिंग से 2 ATP बने, यानी हाफ ऑक्सीजन से कितने ATP बने हैं, 2। हाफ ऑक्सीजन से कितने ATP बने, 2। अगर मैं यहाँ पे पूरा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लूं तो कितने ATP बनेंगे, 4। कितने ATP बनेंगे, 4 ATP बनेंगे। तो 4 ATP के लिए वाटर कितने लगेंगे, अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल हो जाए ऑक्सीजन का तो वाटर कितने लगेंगे, 2। ठीक है, तो मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल से, वैसे भी ऑब्वियस है, एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 ATP, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से 4 ATP। कितने ATP, 4 ATP। ठीक है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितनी निकलेगी, 1। कितनी ऑक्सीजन निकलेगी, 1। 1 और 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कर दो अपन।